नमस्कार। मैं अरविंद बौद्ध आपको बुद्ध धम्म और संघ के बारे में आज और एक अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। भगवान बुद्ध जो अपने देश छोड़ भिक्षु बने, क्यों बने, लोग कुछ अलग अलग विचार रखते हैं, लेकिन जो बुद्ध इस धम्म में लिखा है वो आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। देश छोड़ जाने का सुझाव। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई। इनका उद्देश्य था कि उनके अनिवार्य सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो। जब संघ एकत्र हुआ, उसने प्रस्ताव किया कि उसे आज्ञा दी जाए कि वह 20 वर्ष और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होने की घोषणा कर दे। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ में पहली बार सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था, और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था, उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके पूर्व निश्चय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था, उसके सामने एक कठिनाई थी। उनकी समस्या थी बहुमत के आगे सर झुकाना अथवा नहीं झुकाना। अल्पमत का निश्चय था कि बहुमत के अपने आगे सर झुकाया जाए। इसलिए उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का भी निर्णय लिया था। दुर्भाग्य से किसी में यह साहस नहीं था कि यही बात खुलकर कह सके। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थन मौन है, तो वह उठ खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप जो चाहें कर सकते हैं। आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा। मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ की याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम अपने दिए गए वचनों में से किसी एक का भी पालन न करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, निसंदेह मैंने अपने तन मन धन से शाक्य के हितों की रक्षा के लिए वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित में मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का भरे भार लिए कोई मूल्य नहीं है। सिद्धार्थ ने संघ को इस बात की याद दिलाई और सावधान किया कि कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने का कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल नरेश के हाथ का खिलौना बन गया है। इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक्य संघ को और भी अधिक दुर्बल बना देगा और इससे कौशल नरेश को एक और ऐसा अवसर मिल जाएगा कि वह शाक्य संघ के स्वतंत्र को और भी अधिक घटा दे। सेनापति को क्रोध आ गया। वह बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम न आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बड़ा अफसोस है
कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश से निकाले जाने की सज़ा दे सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल नरेश इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो, संघ तुम्हें दूसरे अनेक तरीक़ों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कौलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वह 3 बातों में से एक का चुनाव कर सकता था। सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकता था, फांसी पर लटकना या देश से निकाल दिया जाना स्वीकार कर सकता था, अपने परिवार के लोगों को सामाजिक बहिष्कार और उसके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो सकता था। पहली बात वह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था। वह इस विषय में दृढ़ था। तीसरी बात पर वह विचार तक नहीं कर सकता। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक मान हो सकती है। तदनुसार सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित किया, कृपया मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं, अपराधी मैं हूँ, मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दें। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे देश से निकाल दें, आप जो चाहें दंड दें, मैं खुशी से इसे स्वीकार करूँगा और मैं इस बात का वचन देता हूँ कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से नहीं करूँगा। प्रवर्ज्या अभिनिष्क्रमण। सेनापति बोला, यह 16वां अध्याय है। सेनापति बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाले का वर्ण करो तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग ही जाएगा। वह निश्चयपूर्वक इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि शाक संघ ने ही यह दंड दिया होगा और वह शाक संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था, मैं परिवारजक बन सकता हूँ और देश के बाहर चला जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है, किंतु उसे इसके कार्य के रूप में परिणत होने में संदेह था। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी को अनुज्ञा के तुम परिवारजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भरसक अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करेगा और कहा, मैं वचन देता हूँ, चाहे अनुमति मिले और चाहे न मिले, मैं तुम्हें तुरंत देश छोड़ दूँगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल है। सभा के सन्मुख जो कार्यक्रम था उसे समाप्त कर संघ विसर्जित होने की थी कि एक तरुण शाक्य ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, कृपया मेरी बात सुने, मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। उसे बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा, मुझे इसमें तनिक संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश से बाहर चला जाएगा, लेकिन एक बात है जिससे मैं थोड़ा चिंतित हूँ। अब जब सिद्धार्थ आँखों से अदृश्य हो जाएगा तो क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध भी
युद्ध की घोषणा की जाए। मैं चाहता हूं कि संघ पुनः इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकालेगा तो पता ही लग जाएगा। यदि शाक तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे तो कौशल नरेश समझ जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम ने इसलिए देश का त्याग किया होगा क्योंकि वह कौलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का विरोधी था। यह हमारे लिए अच्छा न हो। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ने के बीच कुछ समय को यूं ही गुजार देना चाहिए, अन्यथा कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित कर लेंगे। संघ को लगा कि निश्चय से यह बात महत्वपूर्ण है। नीति की दृष्टि से यह मान ली गई। इस प्रकार शाक संघ की यह दुखांत सभा समाप्त हुई और उस अल्पमत ने भी, जो युद्ध को विरोधी था किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस न था, संतोष की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार हो गए। अब आगे है विदाई के शब्द। शाक संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के वापसी लौटने से बहुत पहले राजा के महल में पहुंच गई थी। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उनके माता पिता बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। शुद्धोधन ने कहा, हमें युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा किया करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं भी नहीं सोचता था कि ऐसी स्थिति आ पहुंचेगी। मैं समझता था कि समझाने से शाक शांति के समर्थक बन जाएंगे, किंतु दुर्भाग्य से सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया था कि मेरी बातों का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने कैसे परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पक्ष से विचलित नहीं हुआ और सत्य और न्याय का आग्रह करने को जो भी दंड था मैंने उसे अपने ही सर पर ले लिया। लेकिन शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं था। बोला, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीतेगी? लेकिन इसी कारण तो मैंने परवर्जा लेना स्वीकार किया। जरा सोचो तो सही, यदि शाक्यों ने खेत कब्ज करने की आज्ञा दे दी होती तो उसका क्या दुष्परिणाम हुआ होता। लेकिन तुम्हारे बिना हम इस खेतों की रख रखाव क्या करेंगे? शुद्धोधन बोला, सारा परिवार ही शाक जनपद का परित्याग कर देश से बाहर क्यों न चले जाए। रोती हुई प्रजापति गौतमी भी सहमत थी। बोली, तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने संतावना दी, माँ, क्या तुमने हमेशा छत्रानी होने का दावा नहीं किया? क्या यह ऐसा नहीं है? तुमने वीरता का त्याग नहीं करना चाहती? इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहाँ जाकर मर गया होता तो तुम क्या करती? क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी हुई होती? गौतमी बोली, नहीं, यह तो एक क्षत्रिय के योग्य होता है। लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ शांत कैसे रह सकते हैं? मैं यही कहती हूँ कि तुम हमें भी साथ ले चलो। सिद्धार्थ
ने प्रश्न प्रश्न किया, मैं तुम सबको कैसे साथ ले जा सकता हूँ? नंद केवल एक बच्चा है। मेरे पुत्र राहुल का अभी जन्म ही हुआ है। क्या तुम उन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो? गौतमी को संतोष न हुआ। उसका कहना था, हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल नरेश की अधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने आपत्ति की, लेकिन माँ, शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह न समझेंगे? फिर मैंने वचन दिया है कि मैं वचन या कर्म से कोई ऐसी बात न करूँगा कि जिससे कौशल नरेश को मेरी परिवर्जा का यथार्थ कारण ज्ञात हो सके। यह सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेने और जंगल में रहने, इन दोनों में से अधिक श्रेष्ठकर क्या है? इस बीच सुयोधन ने प्रश्न किया, लेकिन इतनी जल्दी किस लिए? शाक संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी परिवर्जा भी क्यों स्थगित नहीं करते? हो सकता है कि शाक संघ तुम्हें यहाँ बने रहने की ही अनुमति दे दे। सिद्धार्थ संघ का महत्व को किस प्रकार से सिद्धार्थ और उनके परिवार के लोग मानते थे, ये आज के जो संघ संगठन है उनको सीखना चाहिए। संघ का सदस्य कितना त्यागवान होता है। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था, इसलिए उसने कहा, क्योंकि मैंने परिवर्जा हो जाने का वचन दिया, इसलिए शाक संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना स्थगित किया है। यह भी संभव है कि मेरे परिवर्जा ग्रहण कर लेने पर शाक संघ अपनी युद्ध की घोषणा को वापस ले ले, किंतु यह सब कुछ मेरे पहले परिवर्जा ले लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन भंग का बड़ा बुरा परिणाम होता है, हमारे लिए भी और शांति पक्ष के लिए भी। ये बुद्ध की वाणी से सिद्ध होता है कि जिस व्यक्ति को जैसा कहना चाहिए वैसा ही करना चाहिए। यथा वचनम वैसा ही कर्मणम। माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक न बनो, मुझे आज्ञा दो और अपना आशीर्वाद दो। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। गौतमी और सुयोधन मुक्त थे। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में पहुँचे। उसे देखकर सिद्धार्थ के मुंह से वचन नहीं निकला। वह नहीं जानता था कि क्या कहें और कैसे कहें। यशोधरा ने ही मौन भंग किया। बोली, कपिलवस्तु में शाक संघ की सभा में जो कुछ हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, तुम बता कि तुझे मेरा परिवर्जित होने का निर्णय कैसा लगा? सिद्धार्थ समझाता था कि शायद यशोधरा बेहोश हो जाएगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने बस में रखकर उसने उत्तर दिया, यदि मैं भी तुम्हारी स्थिति में होती तो और दूसरा मैं कर ही क्या सकती थी। निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध के हिस्सा नहीं ले सकती थी। तुम्हारा निर्णय ठीक है, तुम्हें मेरी अनुमति और समर्थन प्राप्त है। मैं भी तुम्हारे साथ परिवर्जित हो जाती। यदि मैं नहीं हो रही हूँ तो इसका मात्र यही कारण है कि मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा न हुआ होता, लेकिन हमें वीरतापूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता न करना। मैं जब तक जीऊँगी
उनकी देखभाल करती रहूँगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़ छाड़ कर जो तुम परिवर्जित होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नए पथ पर आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित हुआ। इससे पहले उसने कभी नहीं जाना कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतने वीर भाव से संवर्तित थी और इतनी अधिक उदारास्या थी। आज ही उसे पता चला कि वह कितना भाग्यवान था कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली थी। आज भाग ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया। उसने उसे राहुल को पालने को कहा। एक पिता की वात्सल दुष्ट दृष्टि डाल कर वह वहाँ से विदा हो गए। तो साथियों, ये आज आपके बीच में हमने प्रस्तुत किया सिद्धार्थ गौतम का प्रथम प्रवर्ज्या का कहानी। आगे आपको सुनाएंगे गृह त्याग यहाँ से। तो आपको ये कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके बताएं। आप देख रहे हैं मेरी वीडियो को, मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये आप कमेंट करके बताइए। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सके, लोग सुन सके, एंजॉय और मनोरंजन कर सके। शुक्रिया, धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।